हेलो दोस्तों, क्राइम इन हिंदी के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये एपिसोड शुरू करूं, मैं कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, वो है मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर्स। जी जी हाँ दोस्तों, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी मुझे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। लेकिन जब कल मैंने अपने चैनल को देखा तो उसमें 4 नए सब्सक्राइबर्स थे। अभी मुझे ये नहीं मालूम चल रहा है कि वो लोग कौन है, लेकिन अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। अगर आपके कुछ सजेशंस भी हो वो भी मुझे प्लीज़ बताइए ताकि मैं अपने वीडियोस और बेहतर कर सकूं। और अगर कोई नए लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो दोस्तों, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि ऐसी कहानियाँ और ऐसे पॉडकास्ट बोल लीजिए, स्टोरीज़ बोल लीजिए क्राइम की, मैं और आपके सामने रोज़ रात को 10 बजे लेके आ सकूँ। मैं ये याद दिला देता हूँ आपको कि क्राइम इन हिंदी चैनल के एपिसोड्स आपको मंडे टू फ्राइडे रोज़ रात को 10 बजे मिलेंगे, ताकि इन कहानियों को सुन के आप अच्छे से सो सके। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो फिर से अमेरिका की है और उस सीरियल किलर की कहानी है दोस्तों, जिसने 20 सालों तक अमेरिका के वाशिंगटन स्टेट में अपना आतंक मचाए रखा। इस आदमी की सेक्स की सनक, सेक्स की एडिक्शन इतनी ज़्यादा और इतनी भयानक थी कि ये बस सुबह शाम सिर्फ सेक्स और लड़कियों को किडनैप करना, उनको खून करना, इस सब के बारे में वो सोचता रहता। यहाँ तक कि इसकी घर पे बीवी भी थी, पर फिर भी उसको इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था। इसके दिमाग में बस खून और सेक्स चलता रहता था। समाज और फैमिली के सामने ये खुद को एक बहुत ही आदर्श आदमी दिखाता था। ये कैनवर्ट करके कंपनी में, जो एक ट्रक की कंपनी है, वहाँ में वो पेंटर का काम करता था। लेकिन किसी को शक भी नहीं था कि ये जो साधारण सा दिखने वाला आदमी है, ये अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गैरी रिजवे की। अब बात करते हैं इसके लाइफ के ऊपर। ये जो गैरी रिजवे है, इसका जन्म फरवरी 18 1949 में हुआ। यूता करके एक जो अमेरिका में जगह है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ। इसके फादर जो थे वो एक बस ड्राइवर थे। वहाँ पे जो गवर्नमेंट, जो बस सर्विस है, वहाँ पे वो बस चलाते थे। और इसकी माँ हाउसवाइफ थी, पर उसको गार्डनिंग का बहुत शौक था उसकी माँ को। और जैसे हम लोग ज़्यादातर सीरियल किलर्स के मामले में देखते हैं कि उनका बचपन अच्छा नहीं गुजरता है, इसका भी कुछ ऐसा ही था। इसके माता पिता के अक्सर झगड़े होते रहते थे और इसके जो फादर थे उनको सेक्स वर्कर्स से काफ़ी नफरत थी। इसके फादर जब बस चलाते थे हाईवे वगैरह में, तो वहाँ पे उनको सेक्स वर्कर्स दिखते थे और सेक्स वर्कर्स को ये आदमी इंसान ही नहीं समझता था। उसको सेक्स वर्कर्स एकदम पसंद ही नहीं था और वो उनसे काफ़ी हेट करते थे। बचपन में गैरी अपने फादर के साथ उनके बस में ऐसे ही कहीं पे घूमने जाता था या फिर उनके ड्यूटी के टाइम वो उनके साथ रहता। तो उसके फादर गैरी को बस इन सेक्स वर्कर्स के बारे में ही उनकी कहानियाँ वगैरह बोलते रहते थे और बचपन से ही सेक्स वर्कर्स के प्रति हेट फैलाने का काम इसके फादर ने ही शुरू किया इसके मन में। एक ऐसी भी घटना थी कि एक बार उन्होंने बस रोका कहीं पे और गैरी को बस में ही छोड़ के उसके फादर एक सेक्स वर्कर से संबंध बनाने के लिए कहीं पे चले गए। इस चीज़ ने भी गैरी को काफ़ी गुस्सा दिलाया। लेकिन गैरी की बचपन की सबसे अजीब चीज़ थी उसकी माँ। उसकी माँ जो थी वो एक काफ़ी डोमिनेटिंग महिला थी और ये गैरी जो था ये एक बेड वेटर था। ये जैसे बचपन में तो हर बच्चा अपने बिस्तर पे ही पेशाब वगैरह करता है, लेकिन ये गैरी की जो ये पेशाब करने की आदत थी बिस्तर पे, वो करीब उसके टीनेज के सालों तक चलती रही और इस चीज़ से उसकी माँ बहुत चिढ़ती थी। और जब गैरी टीनेजर भी था, उसकी माँ गैरी को लेके बाथटब में जाती थी, गैरी के सारे कपड़े उतार कर हाथ से गैरी की सफाई करती थी और इसमें वो उसके जेनिटल्स वगैरह भी टच करती थी, पूरा उसको साफ करती थी। लेकिन गैरी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसको ये बहुत ही अजीब लगता था। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों कि गैरी के मन में अपनी माँ के प्रति ही आकर्षण पैदा होने लगा। वो अपने माँ को सेक्सुअली देखता था। उसकी माँ भी दोस्तों बहुत ही भड़काऊ और सेक्सुअल कपड़े पहन के अपने घर पे काम करती थी या बाहर जब वो धूप वगैरह सेकती थी
तो बिकिनी वगैरह में वो रहती थी। और ये सब देख के गैरी बहुत ही उत्तेजित होता था और अपने माँ के प्रति उसके मन में सेक्सुअल थॉट्स आने लगे। इस चीज़ से गैरी को बहुत ही शर्म भी आती थी और साथ साथ गुस्सा भी आता था। और उसने बाद में ये तक कहा था इन्वेस्टिगेटर के सामने कि उसने कई बार अपनी माँ को मारने के बारे में भी सोचा था। गैरी स्कूल में भी कुछ खास नहीं था। उसको बचपन में डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में बहुत ही स्लो था और वो कई बार एक ही कक्षा में फेल होता था। बचपन में भी वो काफ़ी अजीब और शांत रहने वाला लड़का था। एक बार जब गैरी 16 साल का था तो उसने एक 6 साल के बच्चे को मतलब किडनैप ही किया समझिए। उसको लेके वो जंगल में गया और वहाँ पे उसने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। उसके बाद गैरी वहाँ से चला गया। इस घटना के बारे में बाद में गैरी ने पुलिस को ये बताया। वो ये देखना चाहता था कि खून करके कैसा लगता है। तो आप देखिए दोस्तों, गैरी को मतलब खून करने की आदत या इस इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट उसका बहुत पहले से बचपन से ही था। उस बच्चे की जान बच गई और गैरी को इस मामले में कभी भी उसको घसीटा नहीं गया। 1969 में गैरी ने पहली बार शादी की और ये वही साल था दोस्तों जब उसने मतलब यूनाइटेड स्टेट्स नेवी भी ज्वाइन की। नेवी के काम से उसको वियतनाम भेज दिया गया क्योंकि उस समय वियतनाम वॉर भी चल रहा था। हमको ये तो मालूम है कि ये एक सेक्स एडिक्ट है और वहाँ पर भी वियतनाम में भी ये वही सब ढूंढने लग गया था। ये वहाँ पे फ्रीक्वेंटली सेक्स वर्कर्स के पास जाता रहता था और उस वजह से उसको एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ गोनोरिया भी हो गया था। गोनोरिया होने के बावजूद ये सेक्स वर्कर्स के पास जाता ही रहता था। ये मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था और इसके गोनोरिया की वजह इसका ब्लेम भी उसने इन सेक्स वर्कर्स पे ही डाला और सेक्स वर्कर्स के प्रति मतलब इसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। आर्मी से जब वो वापस आ गया तो उसको मालूम चला कि उसकी बीवी का कहीं और अफेयर चल रहा है और फिर से उससे गुस्सा आने लगा इस घटना से और उसकी बीवी के साथ उसका डिवोर्स भी हो गया। उसके बाद उसने मार्सिया नाम की एक लड़की से शादी की और वो मतलब अभी चर्च वगैरह जाने लगा, एक रिलीजियस स्पिरिचुअल लाइन में जाने लगा। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों में जाने से भी आपकी एडिक्शन थोड़ी ख़त्म होने वाली थी। उसी तरह गैरी को भी बुरा लगता था कि वो सेक्स वर्कर्स इन प्रोस्टिट्यूट्स के पास वो डेली जाता था। इसीलिए जब वो बाइबल पढ़ता उसके आंसू निकल जाते। फिर भी वो अपने इस एडिक्शन को ख़त्म नहीं कर सका। उसकी दूसरी जो बीवी थी उसने इंटरव्यू में कहा था कि गैरी रोज़ दिन के करीब 3-4 बार उससे सेक्स की मांग करता था और उसके सेक्स की मतलब मांग इतनी अजीब होती थी कि कई बार वो अपने बीवी को पीछे से दबोच लेता था या फिर पूरी तरह से चोक करता था जब तक कि उसकी मतलब सांसें फूलने लग जाए। और गैरी को आउटडोर मतलब बाहर सेक्स करने की उसको आदत थी। उसको ये सब बहुत अच्छा लगता था। वो जिस शहर में रहते थे वो लोग, वहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग लैंडस्केप्स में जो अलग जंगलों के अंदर वगैरह जाके वो लोग ये सब करते थे। बाद में गैरी ने जब खून करना शुरू किया तो इन्हीं सब जगहों पे गैरी ने अपनी विक्टिम्स की लाशों को डंप किया। अब दोस्तों, उसकी दूसरी बीवी के साथ उसका ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई इस चीज़ ने गैरी को बहुत ही गुस्सा दिलाया। मतलब उसके मन में इन लोगों के प्रति या फिर ऐसा जो है कि वो बाप बनने वाला है, ये सब उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके मन में बस सेक्स और खून ये सभी उसके मन में चलता रहता था। तो उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसकी दूसरी बीवी के साथ भी उसका डिवोर्स हो गया। दोस्तों, ये गैरी रिज्वे ने 1980s और 1990s ये दोनों ही दशक पूरा पकड़ लीजिए, उसमें वो अपना क्रिमिनल एक्टिविटी पूरी तरह से करता रहा और उन मतलब गरीब सेक्स वर्कर्स, प्रोस्टिट्यूट, उन टीनेज लड़कियों पर उस एरिया के मतलब उन पर पूरी तरह से आतंक मचाए रखा करीब 20 साल तक। गैरी ने अंत में 71 खून का कन्फेशन किया और उसके बाद 48 का उस पर मुकदमा चला। यहाँ तक कि गैरी ने पुलिस को ये भी बताया कि उसने जितने लड़कियों को मारा है उसकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है, पर उसको याद नहीं है कि उसके कितने सारे विक्टिम्स हैं। उसने ये सारे क्राइम्स वाशिंगटन स्टेट में किया था और मतलब करीब 95% ही उसके विक्टिम्स वो लड़कियाँ थी जो बहुत ही यंग थी, टीनेजर्स थी और जो या तो घर से भाग आई थी उस जगह पे या फिर वहाँ पे हाईवे के आसपास वो लोग सेक्स वर्कर्स थे। अब गैरी ये सब खून कैसे करता था दोस्तों?
तो ये क्या करता था, ये अपना पिकअप ट्रक लेके उन हाईवेज में जाता था जहाँ पे सेक्स वर्कर्स होती थी। जैसे आपने फिल्में वगैरह में देखी है कि रास्ते में जो सेक्स वर्कर्स वगैरह खड़ी होती थी, आप उनसे जाके बात करेंगे इस तरह की। फिर वहाँ पे वो किसी लड़की को पकड़ता था, उससे वो मतलब अपना सौदा वगैरह करता था। फिर उस लड़की को या तो वो अपने घर या फिर जंगल में लेके जाता था, और वहाँ पर पहले वो लड़की को बोलता था कि वो अपने सारे कपड़े उतार ले। फिर उसके बाद गैरी भी अपने सारे कपड़े उतार लेता था। वो बहुत ही चालाक था, क्योंकि उसको मालूम था कि कपड़ों से फिजिकल एविडेंस ले सकते हैं पुलिस, और इससे वो फंस सकता है। वो मतलब बिल्कुल ही बहुत ही केयरफुल बंदा था वो। पुलिस को कैसे झांसा देना है उसको सब मालूम था। तो वो लड़की और वो दोनों बिल्कुल न्यूड हो जाते थे। फिर वो लोग अपना सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करते थे। कुछ देर बाद ये गैरी उस लड़की के पीछे हो जाता था, और एक बार पीछे आने के बाद वो अपने आर्म से मतलब इससे इस जगह में लड़की के गर्दन को फंसा के पूरी जोर से पीछे खींचता था। इतनी जोर से वो लड़की का गला दबाता था अपने आर्म से कि लड़की उधर ही बेहोश होके मर जाती थी। गैरी की जो शक्ल है वो मतलब बिल्कुल ही मासूम और एकदम ऑर्डिनरी थी। मतलब आपको इसकी शक्ल देख के ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी शक्ल में कुछ अजीब जैसा है। बिल्कुल नॉर्मल साधारण जैसे रोज़ काम करने वाले बंदे हैं उस तरह का ये दिखता है। और ये प्रोस्टिट्यूट्स को अपने बेटे की, इसके मतलब सेकंड शादी से जो इसका बेटा हुआ था, एक बच्चा हुआ था, वो उसकी फ़ोटो दिखा के भी उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता था, ताकि लड़कियां इस पे शक ना करे और आराम से मतलब इसके साथ वो आ जाए। जब लड़की मर जाती थी तब ये उनकी बॉडीज़ को जो ग्रीन रिवर है वाशिंगटन की, वो ग्रीन रिवर में डाल देता था या उसके आसपास के एरियाज वगैरह में। ये इतना विवत्स और इतना इविल था कि ये ना सिर्फ लड़कियों के साथ सेक्स करता था, उनका खून करता था, बल्कि खून करने के बाद भी ये इनके बॉडीज़ के साथ भी सेक्स करता, जिसको नेक्रोफिलिया बोलते हैं। और इसका मतलब इतना शेमलेसली इसने एक आंसर दिया था कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उसने पुलिस को बताया कि इससे मतलब उसके पैसे बचते हैं, क्योंकि सेक्स वर्कर्स वगैरह को हायर करने में तो इसके पैसे लगेंगे। पुलिस को उसने ऐसे बताया कि पैसे वगैरह बचाने के लिए या फिर पुलिस से बचने के लिए वो डेड बॉडीज़ के साथ सेक्स करता था। लेकिन बाद में उसने ये भी बोला कि ऐसा करते करते उसकी नेक्रोफिलिया की आदत बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए वो लास्ट के जो उसके विक्टिम्स थे वो गड्ढों में पाए गए थे, क्योंकि इसने कहा था कि उसकी नेक्रोफिलिया की आदत उसको छोड़नी थी, इसलिए वो गड्ढा खोद के वहाँ पे इन बॉडीज़ को दबा देता था। अपने क्राइम को छुपाने के लिए वो कई जगह से लोगों की अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करता, जैसे किसी की कोई ज्वेलरी हो, सिगरेट के बट्स वगैरह या कई अलग चीज़, और अपने क्राइम सीन के आसपास वो ये सब डाल देता था, ताकि पुलिस को वो सब मिले और पुलिस इससे और कंफ्यूज हो और मतलब उसको पकड़ ना सके। पुलिस को गुमराह करने में मतलब इसको तो फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर पुलिस को बहुत पहले भी शक हुआ था। ये इस ग्रीन रिवर केस में एक सस्पेक्ट था, लेकिन ये ये सब चीज़ें जो करता था, सबूत वगैरह मिटाना और एकदम मुंह पे देख के झूठ बोलना, ये सब चीज़ों में ये बिल्कुल ही मास्टर था। पुलिस इसको पकड़ने में बिल्कुल नाकामयाब हुई। एक आदमी को पकड़ने के लिए एक ग्रीन रिवर टास्क फोर्स का गठन किया। उस समय लड़कियों की बॉडी ऐसे मिल रही थी जैसे मतलब कोई कचरे में खाने का सामान मिलता है। ये लड़कियों की बॉडीज़ को ऐसे डम कर रहा था जैसे मतलब वो बॉडीज़ नहीं कोई मतलब चीज़ हो, कोई इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और इतनी सारी लड़कियों का गुम होना, बॉडीज़ मिलते जाना पुलिस को काफ़ी तंग कर रहा था। इसीलिए पुलिस ने उस समय के एक और कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी, जिसकी कहानी भी मैंने पिछले वीडियो में बनाई है, वो आप आई बटन में देख सकते हैं अभी, तो उस आदमी की मदद ली। उस समय वो जेल में था। अब दोस्तों देखिए, जैसे अगर कोई जुर्म करता है, मालूम नहीं कि वो कौन है, तो उसका क्रिमिनल प्रोफाइल बनाना पड़ता है कि वो व्यक्ति कैसा दिख सकता है, उसका प्रोफेशन क्या हो सकता है। तो इस क्रिमिनल प्रोफाइल को बनाने में टेड बंडी ने काफ़ी मदद की। टेड बंडी ने ये भी कहा था कि ये दोबारा से अपने विक्टिम्स के बॉडीज़ के साथ सेक्स करने के लिए जाएगा, या अलग अलग तरह की चीज़ें, और वो बाद में सच भी साबित हुई। गैरी ने एक बार एक लड़की को उठाया, ट्रक में लेके गया, उसके पिकअप ट्रक में, लेकिन ये चीज़ उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने देख लिया था,
उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने गैरी का पीछा किया और उसके घर तक भी पहुंचा। पुलिस को उसने इन्फॉर्म भी किया। पुलिस आई और गैरी को उठा के लेके गई। लेकिन गैरी इतना चालाक था दोस्तों कि उसने मतलब इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई कर दिया कि उसने ऐसा किया है। उसके बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है, और इस मशीन में भी उसने इस तरह से झूठ बोला कि वो मशीन में बिल्कुल पास हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये मतलब एक मास्टर मैनिपुलेटर है। ये मतलब इतनी सफाई से झूठ बोल सकता है कि सामने वाले को लगेगा कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है। ये जो सीरियल किलर्स होते हैं, ये एक्चुअली ये लोग मतलब एक बहुत ही अच्छे एक्टर्स होते हैं, जो आपकी आँख में देख के आपको धोखा दे सकते हैं। और गैरी तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल अव्वल नंबर पे था। लेकिन पुलिस ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने गैरी के बाल और उसके सलाइवा का एक सैंपल लेके अपने पास एज ए सबूत रख लिया। ये घटना है दोस्तों 1987 की। दोस्तों 1988 में गैरी ने तीसरी बार शादी की, और इस तीसरी बीवी को गैरी बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स के सामने भी उसने इस बात को बोला कि तीसरी बीवी के साथ शादी के बाद उसके जो खून करने वगैरह की या फिर नेक्रोफिलिया हो, ये सब आदत काफ़ी मतलब कम हो गई थी। और इस तीसरी शादी के बाद ग्रीन रिवर किलिंग्स भी काफ़ी कम हो गए थे। उसकी बीवी ने, जो तीसरी बीवी थी, पुलिस को अपने इंटरव्यू में बताया कि गैरी मतलब एक बहुत ही अच्छा इंसान था और वो हमेशा उसको खुश रखता था। लेकिन कभी कभार दोस्तों गैरी उसने कहा कि गैरी बहुत ही अजीब हो जाता था और एकदम वो अर्ली मॉर्निंग में उठता था और बोलता था कि वो ऑफिस जा रहा है, लेकिन बाद में वो बहुत ही लेट आता था। तो उसकी बीवी ने मतलब यही समझा कि यही सब दिन होंगे जब वो मतलब अपने एडिक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता होगा और खून करने निकल जाता होगा। और अब समय आ गया था न्यू मिलेनियम का, मतलब 2001। पुलिस इसको अभी तक नहीं पकड़ पाई और ग्रीन रिवर टास्क फोर्स भी कम होते होते 2-3 लोग भी रह गए थे उसमें। लेकिन दोस्तों 2001 आते आते जो डीएनए टेक्नोलॉजीज है, कि अगर कभी समझो क्राइम सीन से आपको कोई सबूत मिलता है, तो जो लोग शक के दायरे में हैं उनसे डीएनए सबूत लेके आप मैच करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है, एक एविडेंस होता है। तो इसी तरह 2001 में पुलिस ने फिर से पुराने सबूतों को खंगाला और उन्होंने देखा कि 1982 में मतलब एकदम गैरी के जुर्म के मतलब जो पहले साल थे, उसमें गैरी ने एक मार्शिया चैपमैन करके एक लड़की का खून हुआ था, और उस समय उसके बॉडी से एक डीएनए सबूत उनको मतलब फिजिकल एविडेंस उनको मिला था पुलिस को। और बाद में जब 87 में गैरी से उसके बाल और सलाइवा का मतलब उसके डीएनए सैंपल लिया गया, तब 2001 में इन दोनों सैंपल्स को मिलाया गया और वो बिल्कुल 100% मैच हो गए। और अब इसमें कोई शक ही नहीं था कि जो उनका पहला सस्पेक्ट था गैरी रिजवे, वही एक्चुअली ग्रीन रिवर किलर है, और मार्शा चैपमैन और न जाने कितनी लड़कियों का खून उसी ने किया है। नवंबर 30, 2001 को पुलिस गैरी के ऑफिस पहुंच गई, जो थी केनवर्थ ट्रकिंग कंपनी। और वहाँ पे गैरी उस समय ऑफिस में ही था, और वहाँ से उन्होंने गैरी को पुराने 1982 में हुए मार्शा चैपमैन के कत्ल के जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ हुई और गैरी ने ये कन्फेस किया कि इन सभी लड़कियों को उसी ने मारा है। अब दोस्तों गैरी को ये मालूम था कि उसकी मौत की सज़ा तो बिल्कुल पक्की है। अब लेकिन वो इससे बचना चाहता था, तो उसके वकील ने उसको एक प्ली बार्गेन जिसको बोलते हैं, वो उसके सामने रखी। कि उसमें ये था कि अगर गैरी फुल कन्फेशन करेगा, जितनी भी लड़कियों को उसने मारा है उन सब के बारे में बोलेगा, तो गैरी को सिर्फ उम्र कैद की सज़ा होगी, उसको फांसी की सज़ा नहीं होगी। तो दोस्तों सोचिए कि हमारा समाज और ये पूरी जो कानून व्यवस्था है, ये कैसी है कि 60-70 लड़कियों का खून करने के बाद भी एक आदमी को फांसी की सज़ा नहीं होती, और इन कानूनी लूप होल्स का यूज़ करके कोई भी वकील आके उनको मौत की सज़ा से बचा सकता है। तो गैरी को ये प्ली बार्गेन मिल गया और उसने इस बार्गेन को ऑब्वियसली उसने लिया, क्योंकि उसको ज़िंदा रहना था। और उसको 48 लड़कियों के खून के जुर्म में उसको 48 अलग अलग तरह की लाइफ सेंटेंसेस हुई, मतलब वो जेल से कभी बाहर नहीं आ सकता।
उसने 71 खून का फुल कन्फेशन किया और इसने ये भी बताया कि और भी मतलब हो सकते हैं जिसके बारे में उसको याद नहीं है। अंत में जब उसको पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तब उसने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उसको सेक्स वर्कर से काफ़ी नफरत थी। वो जब उनको देखता था उनको वो इंसान ही नहीं समझता था। और उसने ये भी बताया कि खून करना उसके लिए कोई कैरियर जैसा था। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो और इस आदमी की कहानी गैरी रिजवे की। दोस्तों, ये केस अमेरिका का एक बहुत बड़ा केस है। शायद मैं अपने वीडियो में इसका फुल जस्टिस नहीं कर पाया हूँ। आप इसके ऊपर बनाई गई कई डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स वगैरह हैं, वो सब पढ़ सकते हैं और डिटेल में इस केस के बारे में आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, होप करता हूँ ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस रोज़ रात को 10 बजे मैं आपके सामने लेके आ सकूँ। तो टिल देन, गुड बाय एंड गुड नाइट।